नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर को लेकर। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर अप करूंगा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, टोटल आपका जो चैप्टर था वो था 11 चैप्टर, लेकिन अभी पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चैप्टर की स्टडी करनी है एसए 1 के लिए। ठीक है, तो चारों चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर आपको सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक कोई स्टडी नहीं की है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ इन वीडियो को देख के जाना। मैं गारंटी लेके कहता हूं कि कम से कम आपके कहीं नहीं तो 80% से अब अभी आएंगे अगर आप इस वीडियो को देख के गए, क्योंकि इस वीडियो में सारे वही क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल से यही सारे क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। और इसके साथ साथ ये जैसे ही अपना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज खत्म होगा, उसके बाद मैं सैंपल पेपर लेके आऊंगा। उन सैंपल पेपर की तैयारी कर लेना। मैं गारंटी लेके कहता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि पिछले से पिछले साल भी बहुत अच्छे नंबर आए थे सभी बच्चों के, और आपके भी आने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब इन चीजों का जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, अभी आपको चाहिए इसका नोट्स। आपके नोट्स कहाँ पे मिलेगा? तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है www.vikasstudypoint.com। ये हमारी वेबसाइट है। आप वहां पे जाओगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो नोट्स आपको देखने को मिलेगा, इजिली वहां पे डाउनलोड कर सकते हो एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका नोट्स चाहिए आपको, तो वो भी चीजें अभी आगे चल के बताई जाएगी किस तरीके से आपको नोट्स मिल सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन, और फिर हम करेंगे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद सबसे लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से अपनी जो चीजें हैं वो डिवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। पहला जो 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्न में से कौन सी, यानी कि ये जो चीजें लिखी गई हैं इनमें से कौन सी विशेषता है मेसोपोटामिया की? तो इसका तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं चैप्टर्स के ऊपर, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि शहरी जीवन मेसोपोटामिया थी। ठीक है, साथ ही साथ लेखन कला का विकास वहां पे था, और इसके साथ साथ वो दूर के देशों से व्यापार भी किया करते थे। तो ये पॉइंट यानी कि तीनों पॉइंट सही हैं, इसलिए आप क्या लगाओगे? डी, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि तीनों पॉइंट ऊपर के सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि तीनों विशेषता जो लिखी गई है वो सब मेसोपोटामिया की है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है वारका शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? वारका शीर्ष क्या है? वारका शीर्ष एक लेडी की वो है, एक तरीके से समझ सकते हो कि गर्दन तक एक मूर्ति बनाई गई है, वो है वारका शीर्ष। और वारका शीर्ष मिली कहाँ पे थी? ये मिली थी उरुक में। तो आपको करना क्या है, सीधा उरुक पे टिक मारना है और आपको लिख देना है। ठीक है, अच्छा, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन भी उतारेंगे फिर आंसर उतारेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का वो लिखिए और सीधा आपको आंसर लिख देना है उरुक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं नोट्स कहाँ से मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आपको पर सब्जेक्ट का नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पर सब्जेक्ट का, और इसके साथ साथ आप चाहो तो आपको हर एक सब्जेक्टों का भी नोट्स मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आपको नोट्स बहुत ही इजीली मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं, अब बारी आपकी, आप भी बेनिफिट उठाइए। ये है इसका कूपन कोड, अगर आप कूपन कोड को अप्लाई करते हो 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सभी बच्चों को नहीं देखने को मिलेगा, जो बच्चा जल्दी डाउनलोड करेगा, यानी कि पहले जो 20 बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ 4 नोट्स अगर कोई बच्चा लेता है तो उसके साथ 2 नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको नोट चाहिए तो आपको वेबसाइट पे ही जाके मिलेगा, www.vikasstudypoint.com पे जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं एनमरकर किस शहर का शासक था? तो किस शहर का शासक था ये एनमरकर? तो एनमरकर उरुक शहर का शासक था। ठीक है, इसके अलावा शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर फला फूला? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर फला फूला? तो वो शहर था मारी शहर। कौन सा शहर था? मारी शहर। मारी शहर एक ऐसा शहर था जो राजधानी के रूप
रूप में ही फला फूला, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यापार भी हुआ करता था। इस वजह से मारी आंसर आपको याद करके रखना ही रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चनों का आंसर आ रहा है तो फटाक से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, इससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। आगे समझते हैं। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है, यानी कि मेसोपोटामिया ने हमें क्या दिया है। तो मेसोपोटामिया ने काल गणना दिया। काल गणना का मतलब क्या होता है, समय का ज्ञान होना। जैसे उनको ये बात पता थी कि 365 दिन होता है एक साल में। अच्छा, 30 दिन का एक महीना होता है। इसके साथ साथ 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। तो इस तरीके का उनके पास काल गणना था। चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, सब उनको पता था। ठीक है। इसके अलावा गणित की विद्वता पूर्ण परंपरा भी वही से शुरू हुई थी। यानी कि जैसे वहाँ के जो लोग थे, इनको ये पता था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मतलब परसेंटेज क्या होता है, सब पता था उनको। ठीक है। तो वही से चीजों की शुरुआत हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि क एवं ख दोनों, यानी कि क और ख दोनों ही इसकी विशेषता है, और इस वजह से आप यहाँ पे सी ऑप्शन पे लगा देंगे। आगे समझते हैं। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, कौन सी ऐसी भाषा थी जो सबसे पहले वहां पे बोली जाती थी। तो मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा थी, उसका नाम था सुमेरी। क्या नाम था, सुमेरी। उसके बाद क्या आया था, अक्कद आया था। तो इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। आगे समझते हैं। गिलगेमिस कहाँ का शासक था, यानी कि गिलगेमिस किस जगह का शासक था, उरुक जगह का शासक था ये। ठीक है। बहुत ही महान शासक था, इसने बहुत सारे राज्यों को जीता था, और इस तरीके से मेसोपोटामिया का विस्तार किया था। तो उरुक शहर का जो शासक था उसका नाम था गिलगेमिस। ठीक है। 250 हेक्टेयर में कौन सा क्षेत्र फला फूला था, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ये है उरुक। यानी कि उरुक 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, और इस तरीके से वहां पे सारी चीजें थी। तो ये तो हो गया हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे बड़े क्वेश्चन के, लॉन्ग क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो अभी भी वही क्वेश्चन को हम करने वाले हैं जो कि 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, मेसोपोटामिया का अर्थ लिखिए, क्योंकि मेसोपोटामिया जो शब्द है इसका ही एक अलग अर्थ निकलता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस का मतलब होता है मध्य, और पोटामोस का मतलब होता है नदी। ये दोनों ही भाषा में आपको बता दूं एक प्रकार की यूनानी भाषा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस प्लस में पोटामोस, जहां मेसोस का अर्थ होता है मध्य, और पोटामोस का मतलब होता है नदी। यानी कि 2 नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं, जो कि नदी है दजला और फरात। ठीक है। आजकल जहां पे दजला और फरात है, वहां जहां जिसको हम मेसोपोटामिया कह रहे हैं, वो मेसोपोटामिया आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो इस तरीके से आप याद करके रखेंगे। मेसोपोटामिया दजला और फरात के बीच उपजाई भूमि को दिखाता है, क्योंकि अगर मान लो ये नदी है और ये नदी है, और इस नदी के बीच में अगर कोई भूमि है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा उपजाऊपन होगा उसमें, क्योंकि बारीक मिट्टी जो नदियां हैं अपने साथ बारीक मिट्टी लेके आती है, और इसके वजह से फसल बहुत ही अच्छा हो पाता है। तो इस वजह से मेसोपोटामिया को आप इस तरीके से याद करोगे। आपसे पूछा जाए लैंग्वेज कौन सी है मेसोपोटामिया, तो आप कहोगे यूनानी भाषा। आपसे पूछा जाए मेसोस का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे मध्य। पोटामोस का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे नदी। यानी कि 2 नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब समझते हैं मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब पाई गई थी। यानी कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई थी लिखित रूप से, वो पाई गई थी 3200 ईसा पूर्व। यहाँ पे देखिए याद करके रखिएगा, ये चीजें 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 3200 ईसा पूर्व में पहली पट्टिका पाई गई थी मेसोपोटामिया में। अब समझते हैं मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी। जैसे अपनी एक लिपि होती है, जैसे मान लीजिए आपको मैं ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो एक हिंदी है, हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन अपनी भी एक लिपि है जिसको कहते हैं देवनागरी लिपि। ऐसे ही उनकी कौन सी लिपि थी, तो स्टार्टिंग में वो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। चित्रात्मक लिपि का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को समझाते थे तो चित्र बना के समझाते थे। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि चलो बताओ ये क्या बना रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, यानी इस तरीके से मैं बना दिया, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं देखने में फूल लग रहा है। ठीक है। मैं आपसे कहूं कि ये क्या बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप कहोगे भैया ये नाव बना हुआ है। तो ऐसे ही चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, बट कदाचित चित्रों का खींचना आसान नहीं होता था। इस वजह से इन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया था उस लिपि का नाम है किलाकार लिपि। कौन सा, किलाकार लिपि। और कब से प्रयोग करना शुरू किया, 400 ईसा पूर्व से प्रयोग करना शुरू किया। और किलाकार लिपि जो थी, ठीक है,
वो क्या थी, मेसोपोटामिया वाले नरकट या बांस के कलम से मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे और उसको सुखा लेते थे। सबसे पहले इसे मिट्टी की पट्टिका बनाते थे और इसी पे देखो ये लिखा हुआ है ना, लिख लेते थे और लिखने के बाद इसको सुखा लेते थे ताकि जो लिखी गई चीजें वो मिटे ना, और पक्की और कड़वी मतलब पक्की हो जाए और कड़ी हो जाए और वो चीजें जल्दी से जल्दी मिटे ना। और मेसोपोटामिया से अनेक ऐसी पत्तियां भी मिली हैं, पट्टियां मिली हैं जो इस सभ्यता के ज्ञान कराने के मुख्य स्रोत हैं, यानी कि जिसके थ्रू हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता लगता है। तो ये जो चीजें हैं जिसके थ्रू मेसोपोटामिया के बारे में पता लगता है, तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दो, और साथ ही साथ नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखो यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप सबको पता है कि अगर आप लोग को टॉपर बनाना है तो हमें मेहनत तो करने की जरूरत पड़ेगी, और जब मेहनत करने की हमें जरूरत पड़ेगी तो आपका काम क्या है, वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मेसोपोटामियाई लोग किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे। मतलब निर्यात का मतलब होता है बेचना और खरीदना, किन किन चीजों का निर्यात करते थे। ठीक है, निर्यात का मतलब बेचना होता है बेसिकली, और आयात का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो देखिए मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सिप्पी, विभिन्न प्रकार के पत्थर को तुर्की और इराकी खाड़ पार देशों में मंगवाते थे, यानी कि इन चीजों को मंगवाते थे, यानी कि आयात करते थे। क्या करते थे, आयात करते थे। और निर्यात क्या करते थे, इनके पास जो कपड़ा हुआ करता था, जो कृषि उत्पाद हुआ करती थी, और मांस हो गया और दूध हो गया, मक्खन हो गया, इन जो चीजें इनके पास बहुतायत थी, इन चीजों का ये निर्यात किया करते थे। तो मंगवाते ये थे और बेचते इस तरीके की चीजें थे। अब हम समझते हैं मारी शहर की विशेषता। मारी शहर की विशेषता 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन ये सब जो ऊपर के क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2 नंबर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अब मारी शहर की विशेषता, तो मारी शहर जैसा कि मैंने आपको बताया था शाही राजधानी के रूप में फला फूला था, ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से लकड़ी, तांबा आदि नाव के द्वारा फरात नदी के रास्ते तुर्की और इराकी, सीरिया, बेबनान लाया और ले जाया जाता था। ठीक है, सामान ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे, यानी कि जो नाव थी ना वो मारी में रुका करती थी, और मारी के जो अधिकारी थे लदे हुए माल की जांच किया करते थे। यानी कि मारी एक ऐसे जगह पे स्थापित था, एक ऐसे जगह पे स्थित था जहाँ पे पानी ही पानी था साइड साइड से। तो यहाँ पे जो भी नाव आया करती थी, तो यहाँ पे जो अधिकारी थे वो नाव को चेक करते थे कि क्या क्या सामान जा रहा है, क्या क्या नहीं जा रहा है, और इनसे 10% प्रशुल्क लेते थे, यानी कि एक तरीके से समझ लो टैक्स लिया करते थे। तो ये लिखा है 10% प्रशुल्क लिया करते थे, और इस वजह से मारी का जो व्यापार था काफी समृद्ध होता चला गया था। मारी का विशाल राजमहल वहां के शाही राजधानी के निवास स्थान के साथ साथ प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषण के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यानी कि मारी एक ऐसा जगह था जहां पे शाही परिवार तो रहा ही करता था, साथ ही साथ उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ करता था, और वहां पे कीमती जो धातु थी और वस्तुएं थी उन सब चीजों का प्रमुख केंद्र था, यानी कि लोग जाते थे वहां से खरीद खरीद के लेके आते थे। इस तरीके से मारी शहर का आप विवरण कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अच्छा, फुल वीडियो आपको देखनी है इस चैप्टर के बारे में तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, तो चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गिलगिलमिश कौन था। अभी हमने पिछला बात किया कि गिलगिलमिश किस जगह का शासक था। तो देखिए गिलगिलमिश एक प्रकार का शासक था, और वो एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर के प्रदेशों को जीत रखा था, और उरुग नगर का एक प्रकार का शासक था। तो ये भी 1 नंबर में आ सकता है या फिर 2 नंबर में आ सकता है। अब हम बात करते हैं श्रम विभाजन किस प्रकार से शहरी जीवन की विशेषता थी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा शहर और एक होता है गांव। गांव में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति सारा काम कर लेता है, सारा काम, क्योंकि गांव में उतना ज्यादा तो रोजगार है नहीं, तो भाग के कहाँ आते हैं, शहर में आते हैं। और शहरों में आपने देखा होगा कि हर एक काम को करने के लिए अलग अलग लोग हुआ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक मकान बनाना है तो हमें पता है कि मकान बनाने के लिए मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी, जब मकान बन के तैयार हो जाता है तो फिर प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, फिर इलेक्ट्रिक वाले की जरूरत पड़ती है, फिर उसका पेंट की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई भी एक व्यक्ति पूरा कंप्लीट मकान नहीं बना सकता, तो हमें हर एक लोगों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो यहाँ पे क्या है, श्रम विभाजन है, कोई कुछ काम करेगा तो कोई कुछ काम करेगा, यानी कि चीजों को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब कंपनी में
कोई भी गाड़ी तैयार की जाती है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स तैयार किए जाते हैं और अलग अलग लोग सिर्फ वही पार्ट्स तैयार करते हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। और जब अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट तैयार करते हैं तो तीनों को, चारों को, सबको असेंबल करके एक चीज को तैयार कर दिया जाता है। यानी कि हमने देखा यहाँ पे श्रम को, यानी कि कामों को हमने डिवाइड कर रखा है। तो यही है शहरी जीवन की एक तरीके से विशेषता है। तो देखिए लिखा है श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। शहरों में लोगों का काम बटा हुआ करता था, लोग अपनी रुचि के अनुसार काम किया करते थे। विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। अब क्या है, जैसे लेन देन का आपको समझ में आता ही है कि लेन देन, अगर मान लो कि मैं एक प्रकार का टीचर हूं, मैं अगर कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो लोग क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, मुझे पैसा देंगे और उन पैसों का मैं क्या करूंगा, आगे यूज करूंगा। तो हम क्या है, आपस में लेन देन करते रहते हैं ना, तो हम इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ श्रम विभाजन होने से लोग अपने कामों को ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और उसी को आगे बढ़ाने में सोचते हैं। अगर मान लो एक पेंटर है तो वो सिर्फ पेंट करने के बारे में सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि कल की डेट में मुझे टाइल्स लगाना है। नहीं, एक टाइल्स वाला है तो वो सिर्फ अपने टाइल्स के ही बारे में सोचेगा, किस तरीके से बेहतर टाइल्स लगाया जा सके। तो ये है एक तरीके से श्रम विभाजन की विशेषता। ठीक है, आगे समझते हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 नंबर और 6 नंबर के लिए, कि भूमि प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद भी कृषि में कई बार संकट क्यों आ जाता था। यानी कि अभी हमने बात किया कि दजला और फरात नदी आसपास में थी, वहां पे खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन कई बार खेती का संकट क्यों पैदा हो जाता था। अभी आपने बात ये किया कि खेती अच्छी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी कई बार संकट क्यों पैदा हो जाता था। तो देखिए यहाँ पे फरात नदी की, अब यहाँ पे नदियों के किनारे है, तो मैं एक मोटा मोटा आपको सारांश दे देता हूँ। जैसे मान लो ये नदी है और ये नदी है, तो नदियों के किनारे अगर कोई भूमि है तो आपको पता है कि जिस टाइम पर इसमें नदी में बाढ़ आएगा, वो क्या होगा, वो पूरा बाढ़ का पानी जो रहेगा खेतों में चला जाएगा और इस तरीके से खेत जो है वो खराब हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कई बार ऐसा भी हो जाता था कि किसी टाइम पे बाढ़ आ जाता था और किसी टाइम पे सूखा भी पड़ जाता था, तो ये भी दिक्कतें आ जाती थी। तो देखिए फरात नदी प्राकृतिक धाराओं में किसी साल तो काफी अधिक जल बह आता था और फसल डूब जाता था, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि नदियां अपना मार्ग बदल लेती थी और खेत सूख जाते थे। यानी कि नदियां अपना मार्ग बदल लेती थी, यानी कि दूसरी तरफ चली जाती थी और इस तरीके से खेत सूख जाते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर दोबारा स्थापित किए जाते हैं, यानी कि दोबारा बसाए जाते थे। मैं आपको बताता हूँ, एक मूवी एक आई थी दशरथ मांझी करके, जिसमें वो दशरथ मांझी द माउंटेन मैन करके स्टोरी थी, जिसमें जो पहाड़ काट कर उसमें रास्ता तैयार कर देता है दशरथ मांझी। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब बारिश नहीं होती तो गांव वाले गांव छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन दशरथ मांझी वहीं पे रहता है और फिर वो पहाड़ को तोड़ता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप समझ सकते हो कि जब मेसोपोटामिया में भी जब इस तरीके का संकट आता था तो जो लोग थे उस गांव को छोड़कर चले जाते थे, और जब हरा भरा हो जाता था तो दोबारा उस गांव में आ जाते थे। तो इस तरीके की चीजें होती थी। इन प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त कई बार मानव निर्मित भी समस्याएं पैदा हो जाती थी। आप कहोगे भैया मानव निर्मित समस्या कैसे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये नदियां हैं, ठीक है, और नदियों को ऊपर भी लोग बसा करते थे और नदियों को नीचे भी लोग बचा करते थे, यानी कि साइड साइड में ऊपर भी बसते थे और नीचे भी बसते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि खेती करने का, मान लो कि इस नदी में पानी कम है तो जो ऊपर के लोग क्या करते थे, इसमें बांध बना देते थे और बांध बनाने के बाद सारा का सारा पानी अपने खेतों में खींच लेते थे, और इसकी वजह से नीचे पानी नहीं आ पाता था। जब नीचे पानी नहीं आता था तो जो नीचे के जो लोग थे उनके पास पानी ही नहीं पहुंच पाता था, तो ये क्या करते थे, आपस में लड़ाई कर लेते थे। तो कई बार ऐसी इस प्रकार की संकट भी पैदा हो जाती थी। अब लड़ाई तो कर लेते थे, अब इस जगह के मुखिया और इस जगह के मुखिया लड़ाई करते थे, तो जो भी मुखिया जीतता था वो सामने वाले को गुलाम बना लेता था, और इस तरीके की चीजें वहां पे चलती थी। तो इन प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त अनेक बार मानव निर्मित समस्या भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी क्षेत्र में रहते थे वे अपने पास की जल धारा से इतना अधिक जल अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा नीचे की तरफ बसे हुए गांवों को पानी नहीं मिल पाता था। मैंने बताया ना, ऊपर जब वो बांध बना लेते थे तो नीचे पानी ही नहीं आ पाता था। अतः मेसोपोटामिया के तत्कालीन गांव में जमीन और जल के लिए अनेक बार झगड़े भी हुआ करते थे। जब किसी इलाके में ज्यादा लड़ाई होती थी और किसी समुदाय का मुखिया अगर लड़ाई जीत जाता था तो अपने साथी तथा अपने साथ के लोगों को लूट का माल
बांटकर प्रसन्न होता था। यानी कि सामने वाले को हरा लिया, हराने के बाद उसका जितना भी सामान होता था उसको बांट लेते थे आपस में, और पराजित हुए समूहों को कैदी बना लेते थे और अपने साथ लेकर चले जाते थे, आगे चलकर उनको नौकर बना लेते थे। इस तरीके की चीजें होती थी। तो आई होप से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आगे लिखा है मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, यानी कि शहरीकरण, यानी शहरीकरण की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो शहर सिर्फ रहने के स्थान नहीं होते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्य भी होते हैं। जैसे मान लो कि दिल्ली में आप रह रहे हो या फिर किसी भी शहर में रह रहे हो, तो वो शहर सिर्फ रहने का स्थान नहीं होता, बल्कि वहां पे आपको रोजगार भी मिलता है। तो ऐसे ही जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। अब मान लो दिल्ली में पहले रोजगार मिलता था, रहने के जगह नहीं थे, लेकिन आगे चल के लोगों को समझ में आया यहाँ पे तो हम रह भी सकते हैं, तो लोग अपने परिवार को दिल्ली में बुला लिए और साथ ही साथ यहाँ पे रोजगार भी मिल जाता था। तो अब यहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और रोजगार भी पा जाते हैं, और इस तरीके से दिल्ली की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसे ही मेसोपोटामिया में भी हुआ करता था। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे कस्बे बसने लगते थे। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन, तरह तरह की सेवाएं भी उपलब्ध हुआ करती थी। नगरों के जो लोग थे वो आत्मनिर्भर नहीं थे, यानी कि सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड नहीं होते थे, बल्कि जो नगरों के लोग थे वो गांव पे डिपेंड हुआ करते थे, और जो गांव के लोग थे वो शहरों में डिपेंड हुआ करते थे। कैसे? जैसे गांव से कच्चा माल शहरों में जाता है, जैसे मान लो गन्ना गया तो शहर वाले क्या करेंगे, उसको चीनी कन्वर्ट करेंगे और चीनी कन्वर्ट करके फिर गांव में सप्लाई कर देते थे। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहती थी, गांव से शहर में और शहर से गांव में। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आपस में लेना देना होता था और एक दूसरे पे आश्रित हुआ करते थे। उनमें आपस में लेन देन होता रहता था, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शहरी क्रियाकलाप थी और गांव से जुड़ी हुई थी, गांव और शहर आपस में जुड़े हुआ करते थे। समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना है, गणित की विद्वता, परंपरा और उक्त कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आता है ये आता है 6 नंबर के क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके साथ साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। इन चीजों को और अच्छे तरीके से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि मेसोपोटामिया में गणित का सबसे ज्यादा प्रचलन था और वहीं से हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है। तो गणित की विद्वत्ता मेसोपोटामिया के लोगों को ज्यादा हासिल थी। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टियां मिली जिसमें गुणा, भाग, तालिकाएं, वर्गमूल, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, व्यास की कई सारी सारणियां मिली है। सारणियां का मतलब होता है कई सारे लिस्ट मिला हुआ है। ठीक है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने को 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटे में विभाजन, 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन हुआ करता है। और आज यह सब हमारे दैनिक जीवन का एक प्रकार का हिस्सा है। तो हमने सीखा कहाँ से? मेसोपोटामिया से सीखा है। सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष, मास, दिन के अनुसार उनका हिसाब रखना, गणना की जाती थी। साथ ही साथ रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती थी। इस तरीके से वहाँ के जो लोग थे वो सारी चीजों को देखते थे। अच्छा, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, शायद अगर आप शहरों में रहते होंगे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गांव में अगर आप होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके जो दादा हैं, दादी हैं या चाचा हैं, वो ये भी बता दिया करते हैं कि सूर्य की स्थिति देख के बता देंगे कि समय कितना हो रहा है। यानी कि सूर्य, आप उनसे टाइम पूछोगे तो वो घड़ी नहीं देखेंगे, बल्कि वो सूर्य को देखेंगे कि सूर्य इस टाइम पे है कहाँ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको समय बता देंगे। और एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो वो समय सटीक भी होता है। ठीक है, पूरा सटीक तो नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि 12:01 हो रहा है, ऐसा भी नहीं, लमसम ये बता देंगे कि हाँ 12 बज रहा होगा, इस तरीके की चीजें बता देते थे। कैसे? स्थितियों को देखकर। तो इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यानी कि ये सारी चीजें जो थी वो तारा और तारामंडलों को देखकर स्थितियों का गणना कर लिया जाता था। ठीक है, आगे समझते हैं मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां। और ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए। और या फिर ये कह सकते हो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है।
तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये, या 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। तो चीजों को देखिएगा। सबसे पहले ये लेखन कला, मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हुआ था, लिखने पढ़ने की कला का विकास हुआ था। इससे मेसोपोटामिया के लोगों को काफी हेल्प हुई थी, और साथ ही साथ उन्हीं की वजह से बहुत सारी चीजें आज की डेट में हम सीख पाए हैं। तो लेखन कला का विकास, साथ ही साथ गणित की गणनाओं का विकास हुआ था, जैसा कि अभी पीछे भी मैंने बात किया कि गणित के गणितज्ञ थे वो, ठीक है। तो इसके बारे में बना के लिख सकते हो। देखिए, ये नहीं कि पेपर में आ गया तो आप सिर्फ यही लिख के आ जाओगे और 6 नंबर मिल जाएगा, नहीं, इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक एक करके इस तरीके से बता दे रहा हूँ, और फिर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्सप्लेन होता है, ठीक है। इसके अलावा शहरी जीवन, मेसोपोटामिया के लोग शहरी तौर तरीके से रहा करते थे, और जो समाज था काफी सुव्यवस्थित रूप से था। विद्यालय जैसी वहां पे संस्थाएं भी हुआ करती थी ताकि लोग वहां पे पढ़ लिख पाए। और 5000 ईसा पूर्व के बाद जो दक्षिण का क्षेत्र था वहां पे बस्तियां बसने लगी थी, और धीरे धीरे वहां पे शहरों का निर्माण होते चला गया। विवाह होता था, और उत्तराधिकारी के मामले में कानूनी दस्तावेज, यानी कि वहां पे जो विवाह हुआ करता था, विवाह होने के बाद विवाहों का भी दस्तावेज, आज देखते हो ना कि अगर कोर्ट मैरिज होता है तो दस्तावेज एक तरीके से तैयार किया जाता है कि हाँ, ये और ये पति पत्नी है, तो वो हो गया। और इसके अलावा उत्तराधिकारी, यानी कि उत्तराधिकारी बनेगा कौन। आज के डेट में देखते हो कि संपत्ति अगर किसी को मिलती है तो एक दस्तावेज बनता है कि यह प्रॉपर्टी इनकी है, यानी कि एक कानूनी रूप से। तो ऐसे ही वहां पे विवाह का भी एक दस्तावेज बनता था, और उत्तराधिकारी के मामले में भी कुछ दस्तावेज बनते थे, जो कि आज के टाइम पे ही मौजूद है। उन चीजों से भी हम समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया में इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी। और साथ ही साथ शहरीकरण का महत्व वहां पे काफी अधिक था। और वारका शीर्ष का मतलब तो अभी मैंने आपको बताया, एक लेडी थी जिसकी मूर्ति वहां पे मिली है सिर की, ठीक है ना। तो अभी देखिए, इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करना है। ऐसे ही लेखन कला, जो कि अभी मैंने बताया, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि पहली पट्टिका जो पाई गई थी 3200 ईसा पूर्व में पाई गई थी। सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था, बाद में इसको धूप में सुखा लिया जाता था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, गणितों की गणनाओं का विकास। तो मैंने आपको बताया, तो गुणा भाग वर्गमूल चक्र वृद्धि ब्याज इत्यादि चीजें वो कर लेते थे। इसके अलावा एक वर्ष को 12 महीने, एक महीने को 4 हफ्तों में, एक दिन को 24 घंटों में, इस तरीके से वो डिवाइड कर लेते थे। शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन का अतिरिक्त अन्य गतिविधियां होने लगती हैं तो धीरे धीरे वहां की जनसंख्या बढ़ने लगती है, और इस तरीके से कस्बों का निर्माण होता है, और आगे चल के यही कस्बे शहरों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहां पे व्यापार, उत्पादन, तरह तरह की सेवाएं हुआ करती हैं। विद्यालय जैसी संस्थाएं भी वहां पे थी ताकि स्कूल जो थे, बच्चे जो थे स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके। और हालांकि देखा जाए मेसोपोटामिया के लोग काफी पढ़े लिखे नहीं थे, और ये किस बिहार पे हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो शब्दों की, जो चिन्हों की संख्या थी ना, जैसे मान लो कि हमने अभी हिंदी में ये सारे चीज लिखा है, तो हमें पता है कि हिंदी में भी जो शब्द होते हैं कुछ लिमिटेड ही होते हैं, इंग्लिश में भी जो शब्द होते हैं लिमिटेड ही होते हैं, 26 अक्षर होता है। तो ऐसे ही वहां पे जो चिन्हों की संख्या थी काफी पेचीदी थी, यानी कि मुश्किल थी और बहुत अधिक थी। तो इस वजह से जिस भी जगह की जो संख्या है, लिखावट की संख्या है, अगर ज्यादा मिलती है तो समझ लो वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर किसी भी जगह की जो शब्दों की संख्या कम है तो समझ लो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। आगे इसके साथ साथ 5000 ईसा पूर्व में बस्तियां बसाई गई थी, और जैसे कि वहां पे एक उर नगर की व्याख्या की गई है। उर नगर जो था वहां पे नियोजन पद्धति का अभाव था। नियोजन पद्धति का मतलब क्या होता है कि जैसे शहरों का निर्माण होता है तो एक तरीके से प्लानिंग करके किया जाता है शहरों का निर्माण, लेकिन उर नगर जो था वो नियोजन पद्धति वहां पे नहीं थी, मतलब प्लानिंग के थ्रू नहीं बनाया गया था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी और संकरी थी, मतलब क्या है, पतले थे। साथ ही साथ विवाह उत्तराधिकारी के मामले में कानूनी दस्तावेजों का होना। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, पति पत्नी और उनके बच्चों को शामिल किया जाता था एकल परिवार में, और पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। कानूनी दस्तावेज जैसे विवाह उत्तराधिकारी संबंधित जो दस्तावेज थे वो वहां पे मिलते हैं। और इसके साथ साथ शहरीकरण का वहां पे ज्यादा महत्व था। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हुआ करते हो, लेकिन वहां पे खनिज संसाधनों का अभाव था, और उन चीजों को जैसे दक्षिण के
अधिकांश भागों में औजार, मुहरे, मुद्राएं, आभूषण बनाने और पत्थरों की कमी थी, तो इन चीजों को मंगवाया करते थे। मेसोपोटामिया में लोग संभवतः लकड़ी, रांगा, तांबा, चांदी, सोना, सीपी, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगवाया करते थे। और जो कपड़ा और कृषि उत्पादन में जो चीजें थी उन चीजों का निर्यात किया करते थे। और इसके साथ साथ उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला हुआ है, और जो कि संगमरमर से तराश कर बनाया गया था, जो कि वारका शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन जो थे मैंने आपको करा दिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन जो थे ऑलमोस्ट मैंने आपको करा ही दिया है, ठीक है। सारी चीजों को एक बार दो बार करके देख लेना, और सिर्फ आपको इसी को पढ़ना है, आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए, चीजों को और अच्छे तरीके से समझिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।